गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा भाई, आज सेकंड क्लास आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट वाली। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 90 के आसपास, और आज जो है मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ जो लास्ट टाइम जब 2017 में साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसका। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन है, मान लो अभी ये लाइव क्लास तो है नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है या कुछ छोटा मोटा किसी का मैं आंसर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कमेंट करके बता दिया करो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्योंकि जब लाइव क्लास चल रही होती है तो बच्चे सामने देख रहे होते हैं, कहते हैं सर ये वो 10 की मल्टीप्लाई करनी थी आपने 5 की कर दी जल्दीबाजी में। तो कुछ भी अगर ऐसा करेक्शन कहीं पर लगे तो एक बार मुझे बता देना, अदरवाइज मुझे फिर पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है। तो मैंने पिछली क्लास में देखा तो एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लगा मुझे, तो मैंने ले लिया है, हालांकि मैंने उसका कमेंट कर दिया था वहीं पे। तो आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन बेटा इसने दिया हमें यहाँ पे कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of the force between them is given by F is equal to Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जब भी ऐसा सिंबल आपको दिखेगा ना क्लास में, ये हर जगह पाई है ये, ठीक है, ये पाई अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा उसने बोला है कि हेयर एप्सिलॉन नॉट, देखो इसे बेटा बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये आप सभी को कूलम्ब्स लॉ पता होगा कि अगर हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल r दूरी पर हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बेटा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इस पूरे की वैल्यू देखें तो आती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे से केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे से केवल वैल्यू पूछी गई एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा, उसने पावर तो बता दी हमें कि एप्सिलॉन नॉट में जो पावर आएगी 10 की पावर -12 आएगी, तो आगे क्या आना चाहिए 8.85। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे बोलते हैं मैडम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की वैद्युतशीलता हिंदी में कहा जाता है इसे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा है कि वेन एवर टू और मोर वेव ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम एट द सेम टाइम द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट एनी पॉइंट इन स्पेस और टाइम इज सिंपली द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। द स्टेटमेंट इज द प्रिंसिपल। बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। जैसे मान लो हमारे पास में एक वेव है ये, ठीक है, अभी वेव जिस मीडियम में चल रही है, मान लो ऐसे सिंपली मैं एक वेव ले लेता हूँ, ये वेव किसी मीडियम में गई तो उस मीडियम के पार्टिकल मान लो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कितना ऊपर गया कितना नीचे गए जो पार्टिकल हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना मैक्सिमम कितना, वो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो मान लो इस वेव का एम्पलीट्यूड है A1 और ये दूसरी वेव है और इस वेव का एम्पलीट्यूड है A2। यानी जब ये वेव मीडियम से जा रही थी तो मीडियम के पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो अधिकतम विस्थापन हुआ, वो A1 है। इस वेव के चलने से मीडियम के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ A2। तो अगर इनका बेटा जो इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आएगा बेटा इन दोनों के सम के बराबर। A1 प्लस A2। अगर ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उसने वही बोला है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सिंपली क्या होगा, दोनों वेव का सम के बराबर होगा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है ये। ठीक है, अगले बात है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। देखो ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, जब तक किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु जैसी थी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। तो आपको मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ाया भी है, जो बच्चे साइंस स्पेशल में जीएस स्पेशल में है, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में कहता है कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही वस्तु अपनी स्टेट बदलेगी। अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। अगला है m की पावर 0 L स्क्वायर टी की पावर -2 आर द डायमेंशन ऑफ। ये किसकी डायमेंशन है ये आपको बेटा बताना है। देखो अब सबसे पहले हमें बात समझना कि एक चीज अगर आप यहाँ पे देखें,
ये एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ये एम की पावर, यानी कि एम मास तो नहीं है, ठीक है। और ये किसकी डायमेंशन है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है W/m। इसे समझना, इसका मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्लास में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी चार्ज को, किसी आवेश को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करेंगे, हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इन्फिनिटी से किसी मास को, अगर इन्फिनिटी से किसी मास को किसी पॉइंट तक लाएं, तो उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास, यानी कितना आपने वर्क किया अपॉन कितना मास लेके आए। तो वर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, मास की होती है एम, एम से एम कट जाएगा तो बन जाएगा है नहीं तो एम की पावर 0 लिख दो, एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की है ये। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वगैरह की मैंने आपको लिखवा रखी है, जब हमने पढ़ा था, जो मैंने 2 क्लास ले रखी है ना, इसकी साइंटिफिक असिस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन की 2 क्लासें मैंने डिटेल में पढ़ाई हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। एक बार वो क्लास देख लेना। कोई भी एनर्जी हो दुनिया की, तो उसकी तो एनर्जी की तो क्या होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ठीक। अगले बात है, इज ए डिवाइस बाय विच अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस द रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। देखो बेटा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला जो होता हीट इंजन, ठीक है। इसका सीधा एक याद ही कर लेना। ये कह रहा है कि मैच द टाइप वेव विद इट्स वेवलेंथ, तो आपको उनकी वेवलेंथ के हिसाब से करना है कि किसकी क्या वेवलेंथ बनेगी। अब देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि जो एक्सरे होती हैं, एक्सरे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, इन सब में आपको एक बात पता है कि सबसे कम वेवलेंथ तो इनमें एक्सरे की होगी। देखो हमने जब पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कि हमारे पास में 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कौन कौन सी थी वो। एक थी रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, एक थी माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, एक थी इंफ्रारेड, अवरक तरंगे, एक थी विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, एक थी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, एक थी एक्सरे और एक थी गामा किरणें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें जो नाम नीचे उसकी वेवलेंथ कम है, ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। अच्छा, जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ मैं आपको लिखवाता हूँ क्लास में कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में, अगर हम बात करें तो मैंने बताया था लगभग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है। एंगस्ट्रोम में हम इसे लिखते हैं तो 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमारे पास में जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ हमें पता है 400 से 800 नैनोमीटर के आसपास रहती है। तो 400 से 800 के आसपास इसमें नजदीक वाला ऑप्शन ये है। मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 400 से 800 ही लिखा मिले, पेपर में वो लिख सकता है 400 से 780 भी लिख सकता है, 390 से 780 भी लिख सकता है। तो 400 से 800 के सबसे नजदीक वाला ऑप्शन यही बन रहा है, यानी ए के साथ तो आएगा 2, तो ये तो नहीं आंसर हो सकता हमारा, इन दोनों में से कोई सा हमारा आंसर है। अच्छा, फिर एक चीज देखो कि विजिबल लाइट से ज्यादा जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट से बड़ी वेवलेंथ किसकी है बेटा? इंफ्रारेड की है। विजिबल लाइट से जो बड़ी वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की है। अब इंफ्रारेड पे आ जाते हैं हम। अब 400 से 700 नैनोमीटर के बाद देखते हैं बड़ी वेवलेंथ किसकी बन रही है, बन रही है ना। फिर 700 से कितना, देखो इसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इंफ्रारेड की। तो इसकी तो 400 700, इसकी 700 से फिर क्या रहेगी? 1 मिलीमीटर, यानी कि जो हमारे पास में कहाँ लिखा हमने? इंफ्रारेड सी, ठीक है। तो इंफ्रारेड सी ये रहा, और इसके साथ में कौन सा आ जाएगा? ये 1, तो सी के साथ में आ जाएगा 1, यानी कि ये भी नहीं आंसर होगा तो ये वाला होगा। अच्छा, एक्सरे की जो होगी बेटा वो नैनोमीटर से भी कम होगी। अब चेक कर लेते हैं हम इसकी एक्सरे, कहाँ गए? एक्सरे रहा, बचा ये। तो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम, बिल्कुल ठीक है भाई। 400-700 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर से मिलीमीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो ये बड़ी है। और ये 400-700 नैनोमीटर से भी छोटी है, 1 नैनोमीटर से भी देखो कम की दिख रही है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक भी इंफॉर्मेशन पता हो तब भी ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैचिंग वाले। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन करने आसान होते हैं। तो हमें एक थोड़ी सी जानकारी पता है कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर पता ही है। फिर हमें पता है कि विजिबल से ऊपर इंफ्रारेड की है, तो 700 से बड़ी यानी वो किसकी होगी? वो इसकी बन जाएगी। और इससे छोटी 1 नैनोमीटर, देखो कितनी छोटी है, 400 700 1 ही नैनोमीटर, तो एक्सरे की आएगी वो, ठीक। अगले पे आ जाओ।
विच ऑफ दीज मेटेरियल हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी चालकता बढ़िया है, तो आप देख लो इनमें जो आपको मेटल दिखाई दे उसकी बढ़िया होगी। तो आपको दिख रहा है इसमें कांच, वाटर, ग्रेफाइट, आयरन, इन सब में क्या है बेटा, आयरन क्या एक मेटल है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़िया होगी। अगले बात है 1 डिके पर सेकंड इक्वल्स, देखो जैसे आपने केमिस्ट्री में अगर आपको सत्येंद्र सर ने पढ़ाया होगा, अगर आप कैरेबिल एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती है एक चीज, कि कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकालते रहते हैं, ठीक है, ऐसा आपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा। अब कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है अगर उसमें 1 डीके हो रहा है पर सेकंड तो बेटा उसे बोलते हैं बैकुरल। ये रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट भी है। अगर 1 सेकंड में रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी भी होती है, तो हालांकि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो तो बैकुरल है। एक बैकुरल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकंड, ठीक है बेटा। एक क्यूरी में होते हैं 3.7 गुणा 10 की पावर 10 डीके पर सेकंड, ठीक है। तो 3.7 गुणा 10 की पावर 10, एक बेटा रदरफोर्ड भी होता है, एक रदरफोर्ड अगर पूछ ले वो होता 10 की पावर 6 डीके पर सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर ये ग्रे और सेवर्ट जो है ना, जो हमारी बॉडी से कितनी रेडिएशन को टॉलरेट कर सकती है उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो उसका आप छोड़ देना इसे। तो एक क्यूरी जो है, एक क्यूरी किसके बराबर है 3.7 गुणा 10 की पावर 10 डीके पर सेकंड के, और रदरफोर्ड 10 की पावर 6 और बैकुरल है 1 डीके पर सेकंड, ये जरूर याद कर लेना। 1 टोर कह रहा कितने पास्कल के बराबर है, देखो बेटा याद रखना एक चीज आप, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, एक वायुमंडलीय दाब मैंने आपको क्लास में बताया 101 325 पास्कल के बराबर होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। और 10 की पावर 5 पास्कल का मतलब होता है 1.0235 बार, क्योंकि एक बार जो है ना वो 1 लाख पास्कल के बराबर है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101 325 पास्कल के बराबर। अच्छा दूसरा, एक टोरिसली साइंटिस्ट है, उनके नाम पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं 760 टोर। अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 325 पास्कल के बराबर है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर भी है। इसका मतलब है कि 760 टोर किसके बराबर हो गया, 101 325 पास्कल के बराबर। तो अगर हम यहाँ से एक टोर की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 133 पास्कल आ जाएगी। तो एक टोर जो है वो 133 पास्कल के बराबर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बहुत सारे बच्चे फटाफट एक टोर 760 लिख देते हैं। बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 टोर के बराबर, उसने पूछा कि एक टोर में कितने पास्कल होते हैं, तो एक टोर में होते हैं 133 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वो पास्कल में बार में पूछता तो हम बोलते 1.01325 बार। तो एक एटमॉस्फेरिक लिखा होता है यहाँ पे कि एक वायुमंडलीय दाब, तो आप बोलते एक वायुमंडलीय दाब होते 760 टोर के बराबर या 1.01325 बार के बराबर। लेकिन वो कह रहा है कि टोर में कितने पास्कल होते हैं, तो इसका आंसर है 133, ठीक है। अगले बात है, कह रहा है कि थिन रिंग ऑफ मास 10 kg इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैव ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन टू स्टॉप इट। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मान लो अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है m किलोग्राम का और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर आपको इसकी वेलोसिटी u से करनी है v, अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड चेंज करनी है तो स्पीड चेंज करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, आपको इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखना, वो कह रहा है कि थिन रिंग है जिसका मास है 10 kg और वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रोल कर रही है इस तरीके से, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, तो हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन टू स्टॉप इट, इसे रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बेटा वर्क देखो, इसे फाइनली इसकी स्पीड तो जीरो करनी है, फाइनल इसकी स्पीड जीरो करनी है, यानी कि फाइनल कार्य तो कितना 0 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि शुरुआत में की स्पीड कितनी मान लो इसकी u। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो रिंग है ना ये रोल कर रही है, तो ये रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो इस स्प्रिंग के इस रिंग के पास केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी फाइनल तो इसे रोकना ही है, तो फाइनल एनर्जी तो इसकी 0 ही है। तो शुरुआत में जो इसकी एनर्जी है वो कौन सी है, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी और एक कौन सी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 2 एनर्जी होंगी इसके पास। देखो अगर कोई चीज सीधी चल रही है, केवल जैसे कोई ब्लॉक सीधे चल रहा है, तो उसके पास सिंपल एक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर,
या हाफ एम स्क्वायर, जो भी आप बोलो, इनिशियल स्पीड यू बोल रहे हो तो हाफ एम यू स्क्वायर कह दो, या वी कह रहे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर कह दो। लेकिन जो वस्तु रोल करते हुए आगे बढ़ती है तो उसके पास एक कौन सी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है। तो हमारा काम हो गया। तो W इजगल टू हो गया। अच्छा, ये आपका वर्क नेगेटिव क्यों आएगा, कि फाइनली आप रोक रहे हैं तो इसलिए वर्क आपका नेगेटिव आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ, बेटा आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा हो तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर रिंग का। अच्छा, एक जो लीनियर स्पीड होती है v, और एक जो एंगुलर स्पीड है घूमने वाली, इनके बीच में रिलेशन होता है v इजगल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे v बाई आर के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, तो अभी हाफ एम। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो v है बेटा, शुरुआत की जो स्पीड मैंने ले रखी है वो क्या मान रखी है मैंने, u। तो आप यहाँ पे भी से v इजगल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर। तो यहाँ पे जो मेरे पास v है वो u के बराबर है एक्चुअल में, क्योंकि शुरुआत की तो मैंने स्पीड u ले रखी है, तो यहाँ भी u ही लिख दो इसे। ठीक, तो हाफ एम यू स्क्वायर, एक हाफ एम यू स्क्वायर ही आ गया, तो कितना आ गया, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एम यू स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम, यू की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो वर्क आ गया -40 जूल। तो वर्क नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ाने रहे, रोक रहे हैं, तो माइनस में आएगा। हालांकि उसने ऑप्शन किसी में दे नहीं रखा माइनस वाला, तो इसलिए हमारा काम चल जाएगा पॉजिटिव से भी। तो दोबारा समझना, अगर मेरे पास एक ब्लॉक होता और उसकी स्पीड मुझे चेंज करनी पड़ती, तो स्पीड चेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, कि ब्लॉक की फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है माइनस इनिशियल कितनी है। अगर ब्लॉक रोकना ही है तो फाइनल एनर्जी तो उसकी जीरो हो गई, तो यहां तो मैंने जीरो रख दिया। इनिशियल जो एनर्जी है, अभी बेटा ब्लॉक केवल चल नहीं रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एक होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ तो आगुण है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, v इजगल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर। हमारे वाले केस में हमने क्या मान रखा है, उसकी शुरुआत की स्पीड u मान रखी है, तो u स्क्वायर अपॉन v, u स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो सोल्व कर लिया तो 40 जूल आ जाएगा। अगले बात है, व्हाट वुड बी द टोटल पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है कि अगर दो लेंस आपके कॉन्टैक्ट में हो, संपर्क में हो, तो उस कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है P1 प्लस P2। अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की उत्तल की पावर पॉजिटिव होती है, दोनों की पावर पॉजिटिव कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कनकेव है, तो अब जब आपको पता है कि कॉन्वेक्स की पावर तो होती है पॉजिटिव, कनकेव की होती है नेगेटिव, तो कॉन्वेक्स की पावर अगर मैं P1 मान रहा हूँ और कनकेव की मान रहा हूँ P2, तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी P1 माइनस P2, क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर धनात्मक होती है पॉजिटिव और कनकेव की होती है नेगेटिव। तो पहले आप इनकी पावर निकाल लो। अब देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर निकाल लो। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर होती है 100/f। अगर मीटर में होती है तो फिर 1/f लिखते हैं हम। तो f की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी पावर तो आ गई 10 डायोप्टर। अब आते हैं कनकेव पे। कनकेव की फोकल लेंथ कितनी है 15, तो कनकेव की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव आती है। तो 100 ये -15, 5 10 15, 5 10 0, तो -20/3 आ गई। ठीक है इसकी पावर, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो। अच्छा, कॉम्बिनेशन की पावर है, अब ऐसा कर लो, मान लो कि कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है P1 प्लस P2। बस जब यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव पुट करना, कनकेव की नेगेटिव, और कनकेव की आपको पता ही नेगेटिव आई भी है, तो इसकी 10 प्लस ये कितनी है -20/3, तो 10 20 10 30, 30 में से 20 गया तो 10/3 बचेगा। सोल्व करेंगे तो 3.33 डायोप्टर आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, तीसरे वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो अच्छा, एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो आप पहले से भी हटा सकते थे। आपको सोचना, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 10 है, कनकेव की है 15, तो बेटा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ किसकी कम है, कॉन्वेक्स की। अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और कॉन्वेक्स की पावर तो होती है पॉजिटिव, तो यानी फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि ये और ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता इन दोनों में से। तो भाई जिसकी भी फोकल लेंथ कम होगी
उसकी पावर ज्यादा बनेगी, यानी उसकी पावर ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा आएगी, उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव। कनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम आएगी। तो कम है नेगेटिव वाली और ज्यादा है पॉजिटिव वाली, तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। या आप सीधा निकाल भी सकते हैं कि जब भी दो लेंस कॉम्बिनेशन में होगा तो उनकी पावर होगी P1 प्लस P2। अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो उनकी फोकल लेंथ पावर पुट करेंगे दोनों की पॉजिटिव आएगी। एक कॉन्वेक्स है कनकेव है तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है, कनकेव की निगेटिव होती है। ठीक है, तो पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ दे रखी है तो सेंटीमीटर में दे रखी हो तो 100/f लगाओ फॉर्मूला, फोकल लेंथ मीटर में होती तो 1/f लगाते, तो वहां से हमारे पास में आ गया P1 प्लस P2। अगले बात है, ये हमारे पास दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है y की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, देखो y कहाँ लिखा है बेटा, ये हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज बड़े ध्यान से देखें, ये लिखा है 92, 92 और ये 0, तो 92 और 0 को जोड़ेंगे तो 92 आना चाहिए। तो इधर देखो 51 और 41, ये तो कितना बन गया हमारा, 92 ही बन गया। ठीक है, अच्छा वैसे भी यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 लिखो 3 लिखो तो नीचे तो 0 ही बनेगा। ठीक है, उससे तो कोई मतलब है भी नहीं वैसे। अब ऊपर आ जाओ, 235 और एक बटा कितना, ये 236, इधर 236 हो गया। अब इधर कितना आएगा, 133 और में 99 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 232, यानी यहाँ पे 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 के 1 में मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा ना, तो ऊपर हमारे यहाँ पे आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ तो 1 ही लिखा है, यानी y की वैल्यू 4 होगी तो 4 में मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, तो 232 तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं y की जगह तो 4 ही कम 4, तो 232 और 4 कितना हो जाएगा, 236 इधर भी 236 इधर भी, तो हमारा मामला बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 4 बनेगी। ठीक, अगला है, करेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा। अच्छा केल्विन वाला तो आप सीधे चेक कर सकते हैं भाई, केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 273.15, तो 20 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ेंगे 283 293 आएगा, ना तो 252 आएगा ना 313 आएगा, यानी केल्विन वाले तो आंसर नहीं है भाई। केल्विन तो बड़ा सिंपल होता है ना, डिग्री सेल्सियस जो भी हो उसमें 273 जोड़ दो, 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो केल्विन 300 आ जाता है। अब देखते हैं कि फ़ारेनहाइट वाले में कौन सा आंसर ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन हमें पता ही है, -32/9, तो डिग्री सेल्सियस बेटा हमारे पास में कितना है, 20/5 फ़ारेनहाइट -32/9, तो 5 चौक 20, 9 में 4 की मल्टीप्लाई होगी 36, फ़ारेनहाइट -32, तो 36 में 32 जुड़ जाएगा तो आप समझ गए होंगे कितना आ जाएगा, 30, 60, 68, तो 20 डिग्री सेल्सियस 68 फ़ारेनहाइट के बराबर है, ना कि 168 के। अगला, हाउ मच ऑफ 1 ग्राम ऑफ एस्टेनिन टू 10 ग्राम विल बी लेफ्ट इन 24 आवर्स इफ हाफ लाइफ ऑफ एस्टेनिन टू 10 इज 8 आवर्स। देखो आपको मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, n इजकल टू n नोट 1/2 की पावर n। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कितना आपके पास मटेरियल बचा और शुरुआत में कितना था, तो फाइनली कितना बचा हमें निकालना है। शुरुआत में कितना था हमारे पास में, 1 ग्राम, तो शुरुआत में हमारे पास में 1 ग्राम है। ठीक है, अभी बेटा मैंने बताया था कि n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम को हम हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना कह रहा है कि 24 घंटे के बाद कितना बचेगा, और हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 8 घंटे, तो 8 16 8 24, n की वैल्यू 3 आ गई। तो n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि 24 घंटे में कुल कितनी हाफ लाइफ बनेगी। तो आप खुद सोचो, अगर हाफ लाइफ 8 है तो 8 16 8 से 24, 3 ही बचेंगी, सीधे सीधे आंसर आ भी रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 1 ग्राम इंटू 1/8, 1/2 की पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो 1/8 ग्राम, आप सोल्व करेंगे तो 0.125 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगले पे आ जाओ, ये कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो अब देखो खुद यहाँ पे कितना है, 1 1 2, इधर तो नीचे का सम 2 है, इधर 2 लिखे रखा है, यानी कि यहाँ पे इधर आना चाहिए 0, इधर 2 और 2 4 और इधर 3 है तो इधर आना चाहिए 1, तो नीचे 0 ऊपर 1, यानी कि क्या होगा हमारा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज वार्ज तो कुछ होता नहीं है, उसका मास कितना होता है 1 यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, 1 बीटा 0, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है। ये कैसे लिखते हैं, +1 बीटा 0, यानी कि बीटा 0, यानी अगर नीचे -1 ऊपर 0 होता तो इलेक्ट्रॉन बोलते, लेकिन नीचे तो 0 है। न्यूट्रॉन में लिखते हैं नीचे 0 ऊपर 1, प्रोटॉन में नीचे 1 और ऊपर भी 1। ठीक, अगला, रेफर द फॉलोइंग डायग्राम टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे हैं आपको। देखो बेटा, अगर यहाँ से करंट चलेगी तो कुछ करंट जाएगी यहाँ पे I1, कुछ करंट यहाँ जाएगी I2, और यही I1 करंट इसमें भी जाएगी, यानी ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, और ये दोनों भी आपस में क्या बेटा, सीरीज में है। तो यहाँ देखो 15 और 60 दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यानी कि ये तो कितना बन गया टोटल 75 ओम, ये 20 और 30 कितना बन गया टोटल 50 ओम। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तब आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज में थे तो बना 75, ये दोनों सीरीज में कितना बना 50। अभी 75 50 है पैरेलल में, तो इनका आप क्या करो, रेजिस्टेंस निकाल लो। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब तार पैरेलल में जुड़ते हैं ना, पैरेलल में, तो उनमें का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है, वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। अगर आप 75 50 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों में छोटा कौन है, 50, यानी 50 से भी छोटा आएगा। तो 50 से भी छोटा यानी कि 50 के बराबर नहीं आ सकता, 50 से भी छोटा ये तो बड़ा है, 50 से भी छोटा ये भी नहीं आ सकता, यानी कि आंसर 30 है। चेक कर लेते हैं ये 30 आएगा क्या। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है 75, R2 कितनी है 50, एलसीएम आ जाएगा 150, 75 दूनी 150 3, तो 5 बटे कितना 150, तो 1 बटे कितना आ गया 30, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, पलट के लिखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 30 ओम का, इक्विवेलेंट आएगा 30 ओम का। समझ में आ गई बात। देखो, जब भी तारों का पैरेलल में कनेक्ट करने लगो तो कई बार ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास एक तार का रेजिस्टेंस 1 ओम हो, एक का 500, एक का 10,000, इन्हें अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इन तीनों में छोटा कौन है, 1 ओम, उस एक से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो जैसे 75 50 को पैरेलल में जोड़ा तो इनका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, दोनों में छोटा कौन है 50, 50 से भी छोटा आना चाहिए ना, 50 के बराबर आ सकता और बड़ा तो आ ही नहीं सकता। तो हमें पहले से आंसर पता है। ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम ए मोलिक्यूल लाइक CO कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल। देखो, एक इक्विपार्टीशन थ्योरम याद रखना, इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है कि ईच मोड ऑफ रोटेशन, अगर जैसे मान लो कोई मोलिक्यूल्स में रोटेशनल ईच पार्ट ऑफ रोटेशन को एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है हाफ KBT के, यहाँ पे बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए भी ईच मोड के लिए हाफ KBT मिलेगी, रोटेशनल के लिए भी हाफ KBT मिलेगी, लेकिन वाइब्रेशन मोड के लिए मिलती है KBT। तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा ये। तो ईच मोड ऑफ ट्रांसलेशन के लिए मिलती है हाफ KBT, ईच मोड ऑफ रोटेशन को भी कितनी एनर्जी मिलती है, हाफ KBT, और ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन इसे मिलती है KBT। ठीक है, तो अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ ले वो। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। देखो बेटा, एक सॉलिड स्फीयर जो होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। देखो, अगर ये होलो स्फीयर होता, होलो खोखला सॉलिड नहीं होता, तो फिर उसका होता है 2/3 mr² होता है होलो का। तो इसके लिए आप एक चाहो तो ना एक काम कर सकते हो, आप गूगल पर डाल लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडी के आप याद ही कर लेना। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक थिन रिंग का देखें तो किसी थिन रिंग का अगर उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो mr² आता है, लेकिन डायमीटर के अबाउट निकालेंगे तो mr²/2 आता है। तो एक थोड़ा सा डाल लेना गूगल पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, तो दो कुछ क्या आप याद कर लेना, जैसे कि सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, तो कुछ के 7-8 की वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि उसने पिछली बार कई पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। किसी में थिन रिंग का भी पूछा हुआ है, किसी के अंदर सॉलिड स्फीयर का भी पूछा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हमें ये याद ही करने हैं, तो किसी सॉलिड स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो 2/5 mr² आएगा। तो हर एक में एक दो आप याद करने की कोशिश भी करना। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी डोप। तो मैंने कहा देखो, एन टाइप एक होता है पी टाइप, तो पी टाइप के लिए मैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है, और पी टाइप के लिए पेंटा, एन टाइप के लिए पेंटा।
तो पी के लिए होगा ट्राईवैलेंट, तो सिलिकॉन को हम ट्राईवैलेंट के साथ में डाल देंगे सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, ट्राईवैलेंट, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट डाल देते पेंटा, तो फिर क्या बनता है हमारा, एन टाइप, फिर पी टाइप नहीं बनता। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ना, ये पीएन जंक्शन डायोड, पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था पीएन जंक्शन डायोड हो गया, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन डायोड, एक बार ना आप देख लेना इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने जो भी आपके पास में नोट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक सा है, तो मैं इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा, तो फिर ये क्वेश्चन क्या नहीं करा पाऊंगा ना, और अभी हमारा पेपर नज़दीक आ रहा है, तो ज़्यादातर टॉपिक को भी एक बार आप रिवाइज कर लो। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बीएससी बेस्ड है, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो आपको हल्का फुल्का फिजिक्स का आइडिया है, बस केवल आपको एक मोटा मोटा आइडिया देखना है कि कैसे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। अगला है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आरएलसी सर्किट, तो वो सर्किट इसके अंदर इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, ये आ सकता है पेपर में, दोबारा याद करना, रिपीट होगा ये पक्का किसी न किसी सेट में, 1/√LC। ये भी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं अगर इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, पर वीकली, मतलब वीक, बहुत स्ट्रोंगली नहीं होंगे। तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है, किसी पदार्थ को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना वो जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना जल्दी वो, जैसे लोहा रख रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो लोहा तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर चुंबक वाले गुण जल्दी आने लगेंगे, तो वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पर उतने स्ट्रोंगली नहीं होंगे, तो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी स्मॉल, पर वो क्या कर रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन में ही हो रहे हैं, तो इसलिए वो कैसी होगी, पॉजिटिव। एक होता है हमारे पास में डायमैग्नेटिक, इन तीनों की याद रखना, डायमैग्नेटिक, इनकी जो बेटा होता है डायमैग्नेटिक, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड जिधर को होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इसे हम लिखते हैं काई से, वो कैसी होती है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है नेगेटिव और स्मॉल। इसे बोलते हैं हम अणुचुंबकीय, नहीं अणुचुंबकीय तो है, इसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं ना ये, प्रतिचुंबकीय। इनके हल्का सा अच्छा सा आइडिया लेने के लिए ना मेरी क्लास जो है, जो आपने जैसे स्पेशल साइंस स्पेशल जो भी ले रखा हो ना, उसमें मैंने मैग्नेटिज्म की एक वीडियो डाल रखी है मैग्नेटिज्म की, तो उसमें लास्ट में जिक्र कर रखा मैंने डायमैग्नेटिक, पैरा का, फेरो का, ठीक है, वहां से देख लेना। और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक इन्हें बोलते हैं हम लोह चुंबकीय। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन 1 होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, यानी कि ये फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रोंगली अलाइन होते हैं, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा समझो। तो पैरामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है, फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव है लेकिन बड़ी है, एक से स्मॉल नहीं होगी, डायमैग्नेटिक की होती है नेगेटिव, तो इसकी ज्यादा आती है एग्जाम में। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इधर फोकस है, ये 2f है, ये इन्फिनिटी है, इधर f 2f इन्फिनिटी। तो अगर कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से पास करती है ना, तो फिर वो क्या हो जाती है बेटा, बाद में पैरेलल हो जाती है, फोकस से पास होने रे क्या हो जाती है, पैरेलल, तो इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसमें पूछ ले कि अगर कोई एक बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाशिक किरणें बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली बिल्कुल सीधी निकलती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई पैरेलल आके टकराएगी, तो पैरेलल टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, तो 3 ही बातें पूछता है इसमें। देखो अगर रे फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल आई थी तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, यानी कि ठीक इसका उल्टा, फोकस वाली पैरेलल हो रही है तो पैरेलल वाली टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। तीसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है, वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, एक ही क्वेश्चन देखो, ये तो आसान ही है, अगर आपने बीएससी किया तो आप जानते होंगे इसके बारे में। फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, आंतरिक घर्षण कारण तरल गति में कुछ प्रतिरोध दिखता है, इस गुण को बेटा हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी।
जैसे फ्लूइड भी होता ना, फ्लूइड की भी एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना, जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो कोई चीज सड़क पर चलेगी तो जमीन फ्रिक्शन लगाएगी, ऐसे किसी फ्लूइड किसी द्रव की जो एक लेयर दूसरी लेयर पे जो फ्रिक्शन लगाती है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये कह रहा है द ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट। देखो ये कह रहा है कि थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम है जो ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ठंडी जगह से हीट गर्म जगह की तरफ को जाए। ये बेटा हमारा है थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा जो होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। जीरोथ लॉ हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में। ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में भी दो स्टेटमेंट है, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट की केल्विन प्लांक, ये क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसे जो भी हीट दी जाए वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो सारी 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? सेकंड लॉ में केल्विन प्लांक की। और ठंडी वस्तु से हीट किस में नहीं जा सकती? गर्म में। ये कौन सी स्टेटमेंट है? क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगले पाएंगे। ए कार इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम है 5 सेकंड का। एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन हम सभी जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना चेंज होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज आया वेलोसिटी में 10 का, टाइम कितना? 5 का। 5 दूनी 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अगला, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 9 देन फाइंड T। तो बेटा T की वैल्यू बतानी हो, T डिग्री सेल्सियस में है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तब भी क्वेश्चन मत छोड़ा करो। ऐसे देखो, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर ऑपरेट कर रहा है -3 डिग्री और T डिग्री सेल्सियस, T की वैल्यू बताओ। तो बेटा ऐसा तो होगा नहीं कि कोई रेफ्रिजरेटर -3 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में काम करता हो। -3 और 127, कमरे का तापमान तो कभी 30 40 45 से ऊपर होता ही नहीं है। यानी हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा हो, क्या होगा? 27। हालांकि आया कैसे, अगर आप इसका देखना भी चाहो तो यहां देखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे बेटा हम लिखते हैं अल्फा से। इसका फॉर्मूला होता है Q2/W। Q2 का मतलब है कि इसने कोल्ड रिजर्वर से, जो मतलब कि जो फ्रीज है, फ्रीज के अंदर जो ठंडा वाला हिस्सा है, उससे कितनी हीट इसने खींची और कितना वर्क सिस्टम पे किया। ठीक है, और एक होता है इसका फॉर्मूला T2/T1 - T2। तो T2 है ठंडा तापमान और T1 है कौन सा तापमान हमारा? T1 है हमारा गर्म वाला टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 है। अब देखते हैं कि 27 से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 आता है कि नहीं आता है। अच्छा याद रखना, T1 और T2 हमें केल्विन में पुट करने हैं। तो T2 हमारा, मैंने मान लिया कि T2 हमारा ठंडा तापमान है, T1 है हमारा गर्म। तो T2 ठंडा, ठंडा तापमान कितना है? -3 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बदलेंगे तो आएगा 270 केल्विन। T1 है गरम, गरम 27 मान रहे, 27 में 273 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। T2 कितना आया था हमारा? 270। तो 270/30 तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 9 ही आ गया। और 9 ही कह रहा है वो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 है। दोबारा समझना, जब भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलवाए तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, T2/T1 - T2। T1 जो है गर्म टेम्परेचर है, T2 है ठंडा। तो ठंडा तापमान तो -3 है और गर्म जो है वो मैंने मान लिया कि अगर वो 27 हो तो क्या मेरा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन याद रखना है टेम्परेचर में केल्विन में पुट करने हैं, ऐसा यूनिट यूज करनी है। तो ठंडा तापमान कितना है? -3। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो -3 में 273 जोड़ेंगे तो 270 केल्विन बचेगा। तो 270 केल्विन आ गया। T1 है गर्म टेम्परेचर, गर्म ने मान रखा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 जोड़ेंगे कितना आएगा? 300। T2 तो हमारा 270 आया था, 270/30 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 आया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ठीक है। और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो वैसे तो आपको आइडिया हो ही रहा है कि कोई भी जो रेफ्रिजरेटर है वो -3 डिग्री से -4 डिग्री से कहां तक काम करता है? 30 35 40 ऐसे तो काम करता है। कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा थोड़ी ना है कि जो -3 से कितने पे काम कर रहा है? 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप एक हल्का सा आइडिया लेके भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ए फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक ए फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल, इट डिके लिखा है वो गलत लिख दिया यहाँ पे, इट डिकेज इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ए। ये कह रहा है कि बेटा देखो, जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन फ्री अगर न्यूट्रॉन है तो अनस्टेबल होता है वो। एक तो प्रोटॉन में टूट जाता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन में, और एक चीज और निकलती है साथ में। याद रखना, जब भी किसी भी डिके में, किसी भी विघटन में अगर इलेक्ट्रॉन दिखे तो इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा हमेशा निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। अगर कभी पॉजिट्रॉन हो तो पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो।
इलेक्ट्रॉन ऐसा देखना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और जो पॉजिट्रॉन होते हैं उन्हें पॉजिटिव चार्जेस में खाली न्यूट्रिनो, तो एंटी न्यूट्रिनो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ में निकलेगा, तो इसे न्यूट्रिनो ऐसे लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के लिए खाली ऐसा बना देते हैं, तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो चार्ज लेस एक पार्टिकल है और मास भी इसका लगभग लगभग जीरो ही होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं, लगभग जीरो। तो एक ऐसा पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो जिस पे चार्ज जीरो रहता है न्यूट्रिनो वगैरह पे, और मास लगभग लगभग जीरो के बराबर। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। देखो अगर एक आपके पास में एक इन्फानाइट थिन बहुत ही पतले प्लेट है, अगर उस पर जब आप चार्ज देंगे ना तो चार्ज उसके सरफेस से फैल जाएगा, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। अगला, इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पिछली क्लास में हमने देखा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आयतन स्थिर रहता है सम आयतनिक प्रक्रम में। तो सम आयतनिक यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में प्रेशर दाब कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो रहता है। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसे। इन हॉस थ्योरी द फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं, हर एक में नहीं घूम सकते। हालांकि शुरुआत में रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पॉसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो लोगों ने कहा भाई जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये तो चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, तो उसकी एनर्जी कुछ देर में खत्म हो जाएगी, वो तो न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा। फिर बोहर साहब आए, बोहर ने कहा कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं ना, वो हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और उन ऑर्बिट में घूमते समय वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। तो किसकी स्टेटमेंट थी, बोहर साहब की। ये देखो खोर लिख दिया इसने, अरे भाई ऐसे गलत गलत लिख रहे हैं, कहीं हराम खोरी ना लिख देता कहीं है, खोर नहीं है ये, बोर है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज क्यू एग्जीक्यूट एन ऑर्बिट इन ए प्लेन नॉर्मल टू बी। ये कह रहा है कि देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें अगर एक चार्ज परपेंडिकुलर एंट्री करे तो उसका पाथ बेटा होगा सर्कुलर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है वैद्युत क्षेत्र के, तो उसका पाथ पैराबोलिक परवलयकार होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में चार्ज का पाथ पैराबोलिक बनता है और मैग्नेटिक फील्ड में बनता है कैसा, सर्कुलर। अगला, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक इफ द हाइट of water in the tank is 5 meter, then at what rate will water flow out from this opening? Use g is equal to 10 meter per second square। ये क्वेश्चन ठीक से लग रहा है। देखो हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक की हाइट है 5 मीटर। कह रहा है कि इसके बॉटम में एक होल है और इससे लिक्विड जो फ्लो करेगा वो किस रेट से गिरेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि इस ओपनिंग से जो ये लिक्विड बाहर निकलेगा ये कितनी स्पीड से निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √2gh। तो g की वैल्यू तो 10 है, h का मतलब है कि इस ओपनिंग से कितनी ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो इसकी हाइट तो 5 मीटर है, तो 5 तो 10 100 हो गया, तो v की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से जो बेटा निकल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, और हमें बताना है कि देन एट व्हाट रेट विल फ्लो, तो किस रेट से फ्लो करेगा। रेट से फ्लो करने का मतलब ये है कि प्रत्येक सेकंड कितना वॉल्यूम बाहर गिरेगा, प्रत्येक सेकंड कितने लीटर बाहर गिरेगा, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो रेट जो बेटा निकालनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर किस रेट से बाहर निकलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई जो ओपनिंग है, अब आपको सोचो ओपनिंग छोटी होगी तो प्रत्येक सेकंड कम वॉल्यूम बाहर निकलेगा, ओपनिंग बड़ी होगी तो एक सेकंड इतना ऐसे गिर जाएगा पानी बहुत सारा। तो जो रेट ऑफ फ्लो वाटर होता है वो होता है इसका ओपनिंग का एरिया इनटू कितनी स्पीड से निकल रहा है, ए इनटू वी। तो एरिया कितना है इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 की पावर 4 माइनस में एक प्लस में तो हो जाएगा 5 गुना 10 की पावर -3 मीटर, मीटर की पावर हो जाएगी मीटर का क्यूब बटे सेकंड,
और देखो ये पूछा उसने मीटर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो आंसर क्या हमारा इसका, फोर्थ ऑप्शन। अगला है फॉर ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंजेस फ्रॉम A1 टू A2 एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो चार्जेस फ्रॉम V1 टू V2 A1 V1 इजगल टू A2 V2, ये कौन सी है? देखो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मान लो एक पाइप है हमारे पास, ये इधर एरिया मान लो A1 है, इधर एरिया A2 है, इसमें कोई पानी वाटर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो V1 है और यहाँ पे जो फ्लो की स्पीड है वो V2 है। तो A1 V1 की मल्टीप्लाई इजगल टू A2 V2, ये बेटा हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फोर्थ A1 V1 इजगल टू A2 V2, ये पढ़ा होगा ना आपने। अगला द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज। ये क्लास में आपको बताता हूँ साउंड वाले चैप्टर में कि स्प्रिंग आपने खींच दिया, छोड़ते वापस उधर ही अपनी उसी शेप को वो अचीव करना चाह रहा है, उसी शेप में वापस आना चाह रहा है, तो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी की अपनी शेप को वैसे ही अचीव कर ले, ये बेटा उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या लिखा भाई क्वेश्चन 37। और कैरिंग एक करंट, अच्छा कैरिंग है, पता नहीं डाइंग, पता नहीं क्या भाई, मार वार रहे हैं कैसे, ये लिखा है इसने कैरिंग ए करंट, कैरिंग ए करंट आई इज इक्वल टू, देखो एक अगर आपके पास में वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I बाई आर। और यहाँ पे कितने दूरी पे है वो, डिस्टेंस कैपिटल आर दे रखे तो कैपिटल आर लिख लो, तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई I बाई आर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो अपनी 12th वाली बुक निकाल के ना एक बार एक काम करना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले कई पेपर में पूछे हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर एक थिन शीट है उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो थिन शीट पर अगर चार्ज है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट पूछ लिया। कई बार वो पिछली क्लास में उसने और भी डायरेक्ट कई फॉर्मूले पूछे थे, जैसे यहाँ पर उसने पूछ लिया कि एक लंबा तार है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इससे कुछ दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसका फॉर्मूला पूछ लिया। ऐसे हमने देखा था कि 2 वायर में अगर करंट फ्लो कर रही थी तो उनकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, या कोई सोलिनोइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो कुछ ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लेना एक बार ना 12th की बुक से। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया अभी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा। तो कुछ डायरेक्ट आंसर है इसमें। द आइस पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि ये हमने पढ़ रखा है क्लास में कि पानी किस तापमान पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस, पूछ रहा है केल्विन में, तो 273.15 केल्विन, केल्विन नेगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकता, 273.15 केल्विन पर पानी जमता है। 0 केल्विन मत कर देना, 0 केल्विन में तो एटम फ्रीज हो जाते हैं, कोई भी चीज नहीं बचेगी। पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट में वैल्यू होती है 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 273। पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212, और केल्विन में पूछेगा तो 373। ठीक, अगला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो एक बेटा हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसके तो मैंने आपको करा रखे हैं साइंस स्पेशल में बहुत न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है इसकी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो फोकस तक की जो दूरी है वो है 12.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूर। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी, कनकेव मिरर में अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में बनी हो, फोकस और पोल के बीच में रखी हो, तो इमेज बनती है मिरर के पीछे सीधी और बड़ी, तो मिरर के पीछे वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव,
इधर वाली होती है नेगेटिव, यानी कि इमेज बनेगी मिरर के पीछे, यानी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि ए और ये तो हमारा आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। चलो उसे निकाल लेते हैं क्या आंसर है। अच्छा, वस्तु कितना दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू हमेशा लेते हैं माइनस में। यू होता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, फोकल लेंथ कन के मिरर की होती है माइनस की, तो माइनस कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है -12.5, यानी कि -25/2, 2 इधर ले जाओ। u की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 1/10 माइनस 2/25, 50 आ गया एलसीएम, 10 5 50, 25 दूनी 50, 4 1/50, तो v की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर की। ये क्लास में करा रखे तो मैं ऐसे क्वेश्चन, अगर इन्हें और अच्छे से समझने हैं तो मैंने थ्योरी क्लास में मिरर फॉर्मूले की एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसे एक बार जरूर देख जाना, बहुत जरूरी है वो देखना साइंटिफिक स्टैंड वालों के लिए। मिरर फॉर्मूले के ऊपर है, 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे उसमें से पक्का, तो एक बार जरूर करके जाना उसे। एक कह रहा है विच लॉजिक गेट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। बेटा ये आपको ना फिर ये आनी चाहिए ट्रूथ टेबल। अब देखो, अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि नैंड एंड नोर और, अगर मैं यहाँ पे अभी पहले और या नोर के हिसाब से देखूं तो मुझे पता, अगर दोनों जीरो हो, ये 1 1 है 0, देखो हमारे से बेटा एंड गेट ये कहता है कि अगर दोनों के दोनों 1 होंगे तभी वैल्यू आएगी 0, अगर एक भी इनपुट अगर 0 है तो आंसर हमारा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अगर दोनों के दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अगर एक भी 0 है तो ये क्या मिलेगा हमें, आउटपुट 0 मिलेगा। ये तो हमारा बेटा क्या होता है एंड गेट। अब देखो ठीक एंड गेट की उल्टी है ये, यहाँ 0 की जगह 1 आ गया, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, यानी कौन सी है यहाँ पे, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट। तो नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है ये। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय फॉर्मूला। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था, अर्थ के सरफेस पे मान लो g की वैल्यू है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू बदलती है, नीचे भी बदलती है, तो इसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अंदर जाने पर जी की वैल्यू हो जाती है, मान लो जी की वैल्यू अंदर जी डैश रह गई, जी की वैल्यू हो जाती है जी 1 - d/r, और जी का फॉर्मूला क्या होता है gm/r², तो 1 - d/r, तो चेक कर लो ये gm/r²/1 - d/r, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सो बाय गैल्वेनोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, कि गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती है, वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है NBAI/K। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न कितने कोइल में, उनके बढ़ने पे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो उसने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल किसका, कोइल का, तो उसके भी प्रोपोर्शनल है, करंट के भी प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, केवल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये टोरिशनल कांस्टेंट के, तो ये हमारा सही है। देखो ये याद रखना है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन दोबारा आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन पैदा होता है उसका फॉर्मूला होता है N/K। N कितने टर्न है कोइल में, उस वो है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A उस कोइल का एरिया कितना है, और I कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो इन सबके जो डिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल समानुपाती, और जो हमारा कमानी का जो ऐठन नियतांक है उसके होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। in the relation from kinetic theory of gases P is equal to 1/3 N capital M V square, where N is the number of mole of gas and capital M stand for। बेटा कैपिटल हमेशा ना, जब भी आप गैसेस की थ्योरी पढ़ेंगे, कैपिटल हमेशा होता है मोलिकुलर मास के लिए, मोलिकुलर। Which of the following statement is true about density? यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा गलत है ये, कि तुम सही कर आओ, ये डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आप किसी चीज की डेंसिटी को मान लो पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी में होगा वस्तु की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी दोनों कट जाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, खाली अगर यहां पे लिखा होता है डेंसिटी, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, एक कह रहा है कि डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी गलत है। डेंसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। गैसेज एग्जिबिट ए लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी विद प्रेशर। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, जो गैसेज होती है ना, उनमें अगर आप हल्का सा भी, एक आपने चैम्बर में गैसें भर दी, अगर आप हल्का सा भी प्रेशर लगा देंगे
वो नज़दीक आ जाएंगी, प्रेशर हल्का सा रिलीज कर दिया तो इतना गुब्बारा इतना था, आपने उसे थोड़ा खोल दिया तो पूरे गुब्बारे में फैल जाएंगी, दबा दिया तो उतने में एडजस्ट हो जाएंगी। तो गैस जो होती हैं वो गैस दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती है, बात बिल्कुल ठीक है। लिक्विड जो होता है कंप्रेसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजिली कंप्रेसिबल भी नहीं है। भाई आपके पास में कोई मान लो कि ऐसा लिक्विड है जो बहुत ही डेंस हो, जैसे कि मरकरी, तो उसे कंप्रेस करना, उसे दबाना उतना आसान नहीं होगा। तो ये वाला सी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है इसमें। अगला है द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी एंड डी रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड। देखो कोई चार्ज पार्टिकल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगता है क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है ना उसे हम कहते हैं लोरेंज लॉ, ठीक है, लोरेंज फोर्स। When a beam of light incident on a prism undergo dispersion then of the constant colors of the white light, red color bend the most, violet color bend the most, violet color bend the most। अच्छा आप एक दो ऑप्शन तो बाहर निकाली दो। ये कह रहा है कि वायलेट कलर बेंड द मोस्ट एज इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। नहीं, जो वायलेट कलर की वेवलेंथ तो सबसे कम होती है, रेड कलर की ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर किसी प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट को पास करें तो व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाएगी, 3 4 5 6 7। ये ओरिजिनल लाइट है ये वाली। तो जो लाइट 7 रंगों में टूटेगी ये विब ग्योर है, विब ग्योर। तो लाइट प्रिज्म से पास करके 7 रंगों में टूटती है तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी का। तो लाइट प्रिज्म से पास करती है सबसे ज्यादा बैंड होता है वायलेट कलर, तो वायलेट कलर बैंड मोस्ट, बिल्कुल ठीक है। और वायलेट कलर की वेवलेंथ भी छोटी होती है, तो बी ऑप्शन सही है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव एंगुलर वेव नंबर, देखो वेव नंबर अगर खाली पूछे तो 1/λ और एंगुलर वेव नंबर पूछे तो 2/λ, तो 2π/λ यानी कि ये वाला। द रिलेशन शो आरएमएस स्पीड ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया था इससे कि जो आरएमएस वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है और मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, गलत हो गया। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी और मोलिकुलर मास के इनवर्सली, तो मास के भी प्रोपोर्शनली दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। ये दोनों के प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर के समानुपाती और मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये पिछली क्लास में गलत हो गया था मेरे से गलती से, तो ये इसलिए मैंने क्वेश्चन रख लिया। ये इसने कहा है द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव। बेटा स्टेशनरी वेव हमने क्या पढ़ी थी कि अगर दो वेव जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की, अगर दो वेव के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड समान होना चाहिए, वो बनती है स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिख रहा है मैक्सिमम, तो इसे हमने बोला था ये होते हैं हमारे एंटी नोड, एंटी नोड। और ये बेटा हमारे होते हैं नोड जहां पे बिल्कुल जीरो है डिस्प्लेसमेंट। तो दो नोड या एंटी नोड के बीच की जो बेटे दूरी होती है ना, वो वेवलेंथ का आधा होती है। तो जल्दीबाजी में हमने वेवलेंथ बोल दिया था मैंने पिछली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम कितने क्वेश्चन किए हमने, 50 के आसपास क्वेश्चन किए हमने आज, ठीक है। तो ये इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, बाकी इस सेट के 50 क्वेश्चन में एक आध दिन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अपना करते रहो, बाकी जो जो चीज़ें जैसा आप कर रहे हो, तो अब आपको इससे भी ये फायदा हुआ क्लास लेने से कि आपको पता चला कि ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं। तो अब सीधे सीधे आपको पूरा 12th या बीएससी नहीं देखना। आपने देखा यार ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछता है कि तार में अगर करंट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, दो तारों में करंट है तो उनके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, सर्कुलर कोइल के सेंटर पे कितना होगा। पिछली क्लास में एक सोलिनोइड का आया था, धारावाही प्रणाली का। तो अब कुछ सीधे सीधे फॉर्मूले जो हमने पिछली क्लास में लिखे और इन्हें एक साथ कॉपी में इकट्ठे करके लिख लेना। एक देखना कि कुछ वो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता गुण पूछ लेता है कुछ बॉडीज के, तो उन्हें लिख लिए। तो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से पे ही केवल किताब खोलनी है, किस वाले पार्ट के लिए, किसे केवल थोड़ा सा गूगल करना है। और बाकी जो हम क्लास में कर रहे हैं क्वेश्चन तो करेंगे ही हम। अच्छा दूसरा, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो अभी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एक पेपर हुआ था, तो उसमें जो लेटेस्ट जो अभी एसएससी ने पूछा, एक वीडियो में उसकी बना दूंगा, वो भी आपके काम आएगी। हो सकता है कि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन उसमें से फंस जाएं, वहीं से कॉपी भी कर देंगे वो। अभी उन्होंने एक पेपर में पूछा है ना असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में, तो वहाँ भी अच्छी खासी साइंस आती है,
तो एक मैं आपको उसकी भी करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके बता देना, कहीं पे कुछ किसी ऑप्शन में अगर आपको डाउट लग रहा तो कमेंट कर देना, बाकी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या मैं उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक कर लूंगा दोबारा, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।